प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम भारतीय हिंदू युग का परिचय दे चुके थे और उसकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, भारतीय हिंदू की जो विशेषताएं हैं, उन पर व्याख्यान, उसमें एक प्रवृत्ति का, राष्ट्रीयता का उल्लेख जो है वो पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। अब इस व्याख्यान में भारतीय हिंदू युग की जो अन्य प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उसके बाद दूसरी जो प्रमुख काव्य प्रवृत्ति थी भारतीय हिंदू युग की, वो थी सामाजिक चेतना। हिंदी कविता में शायद पहली बार भारतीय हिंदू युग में कवियों ने उन विषयों को छुआ जो अब तक अछूते थे। भक्ति काल और रीति काल का कवि जो था वो इन विषयों पर लिख नहीं सका क्योंकि ये विषय उनकी सीमा के से बाहर थे, उनके दायरे से बाहर थे, उनके सोच से बाहर थे। क्योंकि भारत अब आधुनिक होता जा रहा था, पुनर्जागरण के कारण भारतीय लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा था, अतः साहित्य में भी सामाजिक चेतना जो है वो आने लगी। भारतीय हिंदू के कवियों ने नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा और अस्पृश्यता के उन्मूलन को लेकर के कविताएं लिखी। और नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य ऐसे विषय अपनी कविताओं के बनाए जो अब तक अछूते थे। कि भारतीय हिंदू ने भारत दुर्दशा नामक उनका एक नाटक है जिसमें भारतीय हिंदू ने वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता का बहुत ही सटीक वर्णन किया और उन्होंने माना कि हमने जो वर्ण और आश्रम बना रखे हैं वो हमारे राष्ट्र और समाज को तोड़ते हैं। ये पहली बार हिंदी कविता में लिखने वाले कवि थे जिन्होंने वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर चोट की कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। कितनी मार्मिक पंक्ति भारतीय हिंदू ने उस 19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में की, जिसने इस भारतीय जनता को जगाने का काम किया। तरह से जो इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, उनकी एक काव्य रचना है जिसका नाम है मन की लहर। मन की लहर में उन्होंने बाल विधवाओं की करुण दशा का वर्णन किया। जैसा कि मैं पूर्व बता चुका हूं पृष्ठभूमि वाले व्याख्यान में कि जो आधुनिक भारत के जो जन्मदाता थे राजा राम मोहन राय, उसने सती प्रथा और बाल विधवाओं के ऊपर बहुत ही काम किया और भारत को इन दोनों कुरीतियों का उन्होंने बहुत सघन प्रयास किया और उन्हीं का प्रभाव भारतीय हिंदू की कविताओं में देखने को मिलता है। तो प्रताप नारायण मिश्र अपनी रचना मन की लहर में बाल विधवाओं के बारे में लिखते हैं। उनकी काव्य पंक्ति है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। कि बाल विधवाओं की जो स्थिति है उसको देख करके किस व्यक्ति का कलेजा जो है वो पसीजेगा नहीं। कितनी कारुणिक स्थिति उस समय भारतीय समाज की थी कि 10-12 साल की जो लड़कियां थी वो विधवा हो जाती थी तो अपना जीवन जो है उनको बिल्कुल समाज से अलग थलग और एक सन्यासिनी की तरह प्रताड़ित और लांछित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और उसकी उन सब की तरफ जो ध्यान आकर्षित करने वाले हिंदी साहित्य में जो थे वो सबसे पहले जो थे वो भारतीय हिंदू के कवि प्रताप नारायण मिश्र थे। इसी तरह से अन्य आयामों को समेटते हुए पहली बार इन्होंने इस युग के कवियों ने जो है वो इस प्रकार की कविताएं लिखी। जैसे प्रेमघन, जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, उनकी कविता है आर्या अभिनंदन। और प्रताप नारायण मिश्र की कविता है होली है। और तीसरे कवि अंबिकादत्त व्यास की कविता है भारत धर्म। इन कविताओं में इन कवियों ने भारत की दुर्गति का कारण विदेशी वस्तुओं को माना और ये माना कि अंग्रेज जो है वो जिस तरह से भारत के धन की निकासी करते हैं, भारत को लूटते हैं
और विदेशी वस्तुओं को यहाँ ऊंचे दामों पर बेचते हैं, वो भारत की दुर्गति का कारण है। पहली बार भारतीय लोगों के आर्थिक पक्ष को कविता में भारतेंदु युग के कवियों ने दर्शाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब तक हिंदी में जो परंपरागत कविताएं लिखी गई, उससे इतर भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना को लेकर के पहली बार हिंदी में कविताएं लिखी गई। इस प्रकार भारत चेतना ईश्वर की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं तीसरी जो इनकी विशेष, दो प्रमुख विशेषता ये हैं, अन्य जो विशेषताएं हैं वो गौण विशेषताएं कह सकते हैं। उनमें तीसरी विशेषता है भक्ति भावना। जैसे कि हिंदी साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो हमको ये विदित होता है कि आधुनिक काल से पूर्व रीतिकाल था और रीतिकाल से पूर्व भक्तिकाल था। अतः भक्तिकाल और रीतिकाल का प्रभाव इस युग के साहित्यकारों पर भी कुछ मात्रा में तो था ही। यद्यपि वो आधुनिक सोच से बदल रहे थे, फिर भी वो भक्ति भावना को लेकर के उन्होंने काव्य रचनाएं की। यद्यपि उनकी भक्ति भावना का भी स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा था, उसको इस बिंदु के अंतर्गत किस तरह से बदलता जा रहा था हम स्पष्ट करेंगे। जैसे भारतीय युग तक आते आते जो परंपरागत थी वो प्रमुख स्थान रखती थी, वो गौण होती चली गई। और इस युग में जो कवियों में जो भक्ति के रूप मिलते हैं उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, निर्गुण भक्ति, यानी कुछ कवियों ने निर्गुण भक्ति से समन्वित कुछ का पंक्तियां लिखी। दूसरे हैं वैष्णव भक्ति की, ज्यादा अधिकतर कवियों ने, खासकर भारतेंदु ने जो है वैष्णव भक्ति को लेकर के रचनाएं लिखी। और तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता जो इस युग की भक्ति के स्वरूप को बदल रही थी वह है स्वदेश प्रेम जनित ईश्वर भक्ति। अपने देश से प्रेम करना और उसको ईश्वरीय भक्ति से जोड़ना, ये इस युग की एक अलग प्रकार की भक्ति भावना भारतीय युग में देखने को मिलती है और इन कवियों ने इस प्रकार की काव्य रचनाएं भी की। इसके अतिरिक्त इस युग की कविता में अन्य धर्मों के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण जो है वो देखने को मिलता है। और भारतेंदु ने धार्मिक मतभेदों की खुलकर भर्त्सना की। उन्होंने सब धर्मों को समान माना। और एक पंक्ति है उनकी इसी संदर्भ में कि अपनो अपनो मत ले ले सब झगड़त ज्यों भटियारे। हिंदू कह रहे हैं कि भारत के लोग जो है अपने अपने मत को लेकर के, अपने अपने संप्रदाय को लेकर के, अपने अपने विचारों को लेकर के ये झगड़ते हैं और देश और समाज को तोड़ते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को ये कहा कि स्वदेश की जो भक्ति है वो सबसे बड़ी भक्ति है और धर्म के आधार पर देश का इस तरह से जो सोच है, बंटवारे का जो सोच है वो ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने बीच बीच में इस संसार की क्षणभंगुरता के बारे में भी लिखा। जैसे भारतेंदु ने संसार की क्षणभंगुरता का अपनी कविता में मार्मिक वर्णन किया है और उसकी दो पंक्तियां हैं कि सांझ सवेरे पक्षी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है। सांझ सवेरे पक्षी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है। हम सब एक दिन उड़ जाएंगे ये दिन चार बसेरा है। इनका पंक्तियारी संसार की क्षणभंगुरता नश्वरता है वो एक नए रूप में भारतेंदु की काव्य पंक्तियों में मिलती है। लेकिन एक गौण विषय के रूप में जो प्रमुख भक्ति का स्वरूप था वो देशभक्ति के रूप में बदलता हुआ इस युग के साहित्य में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने अपनी प्रबोधिनी शीर्षक कविता में इस जातीयता, राष्ट्रीयता और भक्ति भावना तीनों को समरेखा प्रदान की। पहले भक्ति भावना का भक्तिकाल में भक्ति भावना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन भारतेंदु ने अपनी भक्ति भावना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन भारतेंदु ने अपनी प्रबोधिनी शीर्षक कविता में भक्ति भावना, जातीयता से ऊपर राष्ट्रीयता को रखा और एक भक्ति का नया रूप, देशभक्ति का नया रूप लोगों के सामने रखा। और वो कहते हैं कि डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो।
भारत को जगाने की एक कविता है। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि भक्ति भावना इस युग में मिलती है, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो बिल्कुल परिवर्तित है और वो लिए भी है। अगली चौथी जो भारतीय नृत्य की विशेषता है वह है श्रृंगारिकता। जैसे कि पूर्व में मैं कह चुका हूं और आपको विदित है कि आधुनिक काल से पूर्व रीतिकाल था और रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता थी वो श्रृंगारिकता थी। तो उसके लक्षण, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव इस युग की कविताओं में भी देखने को मिलता है। और भारतीय युग के साहित्य को पढ़ने से ये बात भी सामने आती है कि इस युग के जो कवि थे वो रस को काव्य की आत्मा मानते थे। सारे कवियों ने, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, चाहे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, लिखा है वो इस बात का इंगित करता है, इस बात का इशारा करता है कि ये सभी जो है वो रस को काव्य की आत्मा मानते थे। और रसों में भी प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का इन्होंने प्रमुखता से वर्णन किया, केवल प्रताप नारायण मिश्र को छोड़ करके। और श्रृंगार रस में भी अधिकतर जो है कृष्ण कथा के संदर्भ में इन्होंने प्रेम और सौंदर्य का जो चित्रण है वो अपनी कविताओं में किया। और श्रृंगारिकता के लिए दो कवि विशेष हैं, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और एक ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु की बहुत सी रचनाओं के नाम शीर्षक इस तरह से हैं जो उनकी प्रेम भावना को व्यक्त करते हैं। जैसे 4 उनकी जो काव्य कृतियां हैं उनका नामोल्लेख मैं यहाँ करना चाहूंगा जो भारतेंदु के द्वारा रचित है। नंबर 1 प्रेम सरोवर, नंबर 2 प्रेम माधुरी, नंबर 3 प्रेम तरंग और नंबर 4 प्रेम फुलवारी। इन कविताओं में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बहुत ही भावव्यक्त रूप से व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेम का निश्चल किया है। इस प्रकार उपयुक्त का पंक्तियों के बाद हम कह सकते हैं कि श्रृंगारिकता जो है वो इस युग की एक प्रमुख विशेषता तो नहीं है, लेकिन गौण विशेषता के रूप में ये इस युग की साहित्य में देखने को मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद भारतीय युग की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण। प्रकृति शुरू से ही कवियों को आकर्षित करती रही है। प्रकृति हमेशा जो है वो कविता का विषय रही है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से रही है। आधुनिक काल के भारतीय युग में आते आते कवियों का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदला और उन्होंने प्रकृति का स्वच्छंद वर्णन किया। वो किसी संप्रदाय से में बंधे हुए नहीं है, प्रकृति का उन्होंने स्वच्छंद वर्णन किया। विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र और अंबिका दत्त व्यास ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी काव्यकृति बसंत होली में और अंबिका दत्त व्यास ने काव्यकृति पावस पचासा में प्रकृति का जो है वो आलंबनात्मक वर्णन जो किया। और स्वतंत्र प्रकृति चित्रण करने में शिव की जो प्रमुख कवि हैं वो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकृति का स्वच्छंद और स्वतंत्र जो चित्रण किया है वो अत्यंत मार्मिक है। अब प्रकृति चित्रण के बाद इस युग भारतीय युग की जो अगली विशेषता है उसका वर्णन मैं यहां करना चाहूंगा। अगली जो प्रमुख विशेषता है वह हास्य व्यंग। भारतीय युग के सभी साहित्यकार हास्य व्यंग में सिद्धहस्त हैं। उस समय इस प्रकार की कवि गोष्ठियां हुआ करती थी। इस प्रकार के बहुत से विषय थे जिनके ऊपर हास्य व्यंग्यात्मक जो हैं वो कविताएं इन कवियों के द्वारा लिखी गई। और इनके विषय वस्तु जो हास्य और व्यंग के विषय थे वो क्या थे कि पश्चिमी सभ्यता पर उन कवियों ने बहुत हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी, क्योंकि बहुत सारे भारतीय नवयुवक जो थे वो पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे थे, तो उनकी कविताएं लिखी। दूसरा था विदेशी शासन। तीसरा विषय था सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियां, कि भारतीय समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास थे, भारतीय समाज में प्रचलित जो रूढ़ियां थी, उनके ऊपर इस युग के कवियों ने हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं लिख करके
भारतीय समाज को जगाने का प्रयास किया। और इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक विशेष प्रकार की पद रचना की, व्यंग गीतियां जिसको कह सकते हैं। उन व्यंग गीतियों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को जगाने का प्रयास किया। उनकी एक दूसरी शैली जिनकी मुकरी कहते हैं, उस मुकरी के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज की विसंगतियों पर, भारतीय समाज की रूढ़ियों पर हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी। और इस मुकरी जो उनकी शैली थी उस पर अमीर खुसरो का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसी तरह से प्रेमघन और जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, उन्होंने भी इस समय के हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी और समसामयिक स्थितियों का इन्होंने विनोदपूर्ण वर्णन जो है वो प्रेमघन की एक रचना है, प्रेमघन। इस रचना में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने समसामयिक स्थितियों का विनोदपूर्ण वर्णन लोगों के सामने करके इस भारतीय समाज को जगाने का प्रयास किया। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के संदर्भ में मैं एक उदाहरण भारतेंदु हरिश्चंद्र का देना चाहूंगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मद्यपान को लेकर के, शराब को लेकर के एक व्यंग्योक्ति के रूप में कविताएं लिखी, जिनमें से 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। वे लिखते हैं, कवि की पंक्ति है, भारतेंदु की पंक्ति है कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। मुँह जब लागे धन सब कुछ लूटे, पागल करी मुई करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति जो है वो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से की है। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो भारतेंदु युग था वो कवि इतने जागरूक थे कि उन्होंने विविध सामाजिक विषयों पर, समाज की रूढ़ियों पर और समाज के अंधविश्वासों पर हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं करके इसको जगाने का प्रयास किया। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। शेष बची हुई इस युग की जो काव्य प्रवृत्ति है और भारतेंदु युग की जो देन है हिंदी साहित्य को, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।